इस बार की तो फसल काफ़ी अच्छी हुई है। चलो सही है, हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ शिवरी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फसलें इतनी अच्छी हुई हैं कि गांव गांव तक हमारी फसलों की तारीफें होती हैं। और दूसरी बात, इस बार तो मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हमारी बिटिया की शादी धूमधाम से भी होगी और हमारे पास कोई कर्जा भी नहीं रहेगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो फसलें हैं ही हमारी, हम और बेच देंगे। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। चलो अच्छा है, फसलें जितनी अच्छी होंगी इस बार नहीं, हमें तो हर बार की बात है, फसलें होंगी तभी तो हम खा पाएंगे। चलो ऐसा कर दूंगा मैं। अभी तो सही है, शाम को आऊँगा रात के समय में और फसलें थोड़ी सी ना हटा दूंगा यहाँ से। जो भी टमाटर उग रहे हैं, प्याज उग रही हैं, उसको तोड़ के ले जाऊंगा, अपने घर पे रख दूंगा ताकि कोई जानवर ना खा ले। और ये हैं नैनी धाम के प्रसिद्ध राजा हरीश चंद्र जी। हरीश जी का स्वभाव बहुत ही शर्मीला और लापरवाही भरा है, परंतु उनका जो प्रजा है वो उनसे काफ़ी खुश रहा करती थी, क्योंकि हरीश चंद्र जी हमेशा सच बोला करते थे। तो जिसकी वजह से अच्छा हो या बुरा उनकी प्रजा को सब मालूम होता था। एक दिन हरीश चंद्र जी का नौकर उनसे कुछ बोलता है, जिसके जवाब में हरीश चंद्र जी अपने नौकर से बोलते हैं, क्या? हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। बिरजू की बेटे की शादी में ना धूम मच रही है। पता है उसने तो गांव गांव का हर एक व्यक्ति का न्योता दिया है। उसकी फसलें भी तो अच्छी होती हैं, ये गलती नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। जब उस दिन रात में बिरजू अपने खेत में आता है कुछ फसलें लेने के लिए टोकरी में भर के, तभी उसे एक आहट सी महसूस होती है, किसी के आने की आहट। लेकिन उसे कोई सामने दिखता नहीं। वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि उस पर एक अजीब सा हमला सा होता है, जिसको देख के वो पूरा हक्का बक्का रह जाता है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही छा जाता है। अगले दिन जब बिरजू की पत्नी शर्वरी आती है तो वो देखती है कि बिरजू इसी हालत में है, ना वो बोल सकता, ना वो सुन सकता और ना ही वो चल सकता। ना जाने उसे क्या ही हो गया। शर्वरी ने उससे कई सारे सवाल करे, परंतु उसका कोई भी उसे उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद बिरजू आंखें मचकाते 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 ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी शर्वरी खुद को कोसते हुए बोली, हाय रे मेरी मैया, हाय रे मेरी मैया, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। ये क्या देखना पड़ रहा है। कल हमारी बेटी की शादी है और आज ये हो गया। किसने करा ये, आखिर कौन है। बिरजू की मृत्यु की खबर पूरे गांव में ऐसे फैली जैसे कि कोई हवा। सब लोग बिरजू की मृत्यु से काफ़ी ज़्यादा अचंभित थे, क्योंकि जिसकी बेटी की शादी एक दिन बाद हो वो उसकी मृत्यु सडनली कैसे ही हो सकती है। परंतु किसी को ये नहीं पता था कि बिरजू के साथ आखिर हुआ क्या। बिरजू की पत्नी शर्वरी काफ़ी परेशान थी और उसकी बेटी और ज़्यादा चिंतित थी, परंतु अब ये ही चारा बचा था कि उन्हें शादी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन गांव में एक अलग ही तरह का भय था कि खेत में आना सही है या नहीं। अरे शर्वरी बहन, मैंने देखा था बिरजू भैया को उस दिन रात में खेतों में आते हुए। बड़े ही मस्त लग रहे थे, लगा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे को तो लगता है कि जानवर ने तो नहीं हमला कर दिया, परंतु कोई खून वून भी नहीं लगा था उनके शरीर पर। वो तो बहुत सुस्त थे, पता नहीं क्या हो गया। अब उस गांव में, जो एक नैनी धाम के नाम का गांव था, उस गांव में बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी फसलें खराब हो जाती तो कभी फसलें उगने से पहले ही उसमें पानी पानी हो जाता, बिना बारिश के भी पानी पानी रहता। वहीं सत्यभान भी एक किसान था जो गांव के लोगों को अपने खेतों के गेहूं और अनाज जो होते थे वो बेचा करता था।
लेकिन सत्यभान को कुछ आशंकाएं थीं कि गांव में हो रही घटनाएं किस वजह से हो रही हैं। इसलिए वह अपने खेत में रात की तरफ ही जाता है, लेकिन उस रात को भी वह उसकी आखिरी ही रात होती है। बिरजू के साथ जो हुआ था सत्यभान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे थोड़ी देर पहले कोई आवाज़ आती है और फिर उसके आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए और फिर गांव के राजा हरिश्चंद्र जी से गांव के माननीय डॉक्टर और गांव के माननीय व्यक्ति मिलने पहुंच जाते हैं। ये देख के राजा समझ जाते हैं कि जब गांव में घटनाएं हो रही हैं उसको कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। तभी हरिशंकर जी अपने राज्य के व्यक्तियों से बोले, अरे आओ आओ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही हैं हमारे गाँव में, ना जाने किसकी ही नजर लग गई है। मेरे पास तो कोई समस्या भी नहीं आती। अरे हरिशंकर जी, कैसी ही बात कर रहे हैं आप? आपको समस्या आने की पड़ी है? गांव में हर रोज किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु ही हो रही है और मृत्यु का कोई वो नहीं मिल रहा। ना किसी जानवर के काटने की वजह से मृत्यु हो रही है और ना ही किसी और की वजह से। ना जाने क्या ही हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि हमारे पंडित जी से एक बार जाके आप मिल लीजिए, क्या पता उन्हें इसका तोड़ मालूम हो। नहीं तो ऐसे करते तो गांव पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हरिशंकर को डॉक्टर की बात काफ़ी अच्छी लगती है और फिर वह बोले, हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है, कल मैं एक बार अपने नौकर से रिगार्डिंग बात करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या तो करना चाहिए। फिर अगले दिन हरिशंकर जी अपने प्रिय नौकर को बुलाते हैं और गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पूरा विवरण लेते हैं कि जो गांव में घटनाएं हो रही हैं उसका कारण क्या है और उससे निजात का कोई तरीका भी है या नहीं। नौकर काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन हरिशंकर जी उससे बोले, अरे तू तो सिर्फ चुप्पी खड़ा, कुछ बोलेगा भी? अरे मालिक, मैं क्या ही बोलूं। गांव में जो भी घटनाएं हो रही है ना वो बिल्कुल सही हैं। किसी ने भी आपसे कोई असत्य नहीं कहा है, सबने सत्य ही कहा है। जब राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो प्रजा कहाँ से झूठ बोलेगी। अगले दिन हरिश्चंद्र जी अपने प्रिय से भी प्रिय सेनापति को अपने पास बुलाते हैं। सेनापति का नाम होता है विक्रम। विक्रम एक योद्धा और एक जाबाज व्यक्ति है जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तत्पर रहता है। उसके लिए उसकी प्रजा, उसका राजा और उसका परिवार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु वह अपनी प्रजा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया करता था। विक्रम राजा से बोला, जय हो, क्या हुक्म है मेरे मालिक? आपने मुझे बुलाया। मैं जानता हूँ कि गांव में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण तो कुछ विचित्र ही है, परंतु मुझे इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो विक्रम, मैंने भी तुम्हें इसीलिए ही बुलाया है। गांव में जो घटनाएं हो रही हैं उसका तोड़ निकालो, कोई जाल बिछाओ और उसका तोड़ निकाल के खत्म कर दो, ताकि गांव में लोगों की मृत्यु बंद हो जाए। अन्यथा हमारा गांव तो विनाश की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो कहीं के भी ना रहेंगे। एक अच्छा राजा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। फिर विक्रम राजा से अनुमति लेते हुए एक प्लान का निवारण करना शुरू कर देता है कि एक प्लान बनाया जाए। वह भी रात में एक खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और फिर कुछ बोलने लगता है। वो क्या बोलता है? मैं विक्रम, गांव का सिपाही, गांव का रक्षक, कौन है जो मेरे गांव के व्यक्ति को परेशान कर रहा है? अगर कोई भी है तो सामने आए, अन्यथा उसकी मृत्यु पक्की। जैसे ही विक्रम अपनी बात खत्म ही करता है कि तभी वहां पे एक विचित्र सा प्राणी प्रकट होता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। उसकी आवाज भी काफी अजीब होती है और उसका रंग, रूप, आंखें, नाक, हाथ, पैर सब बहुत ही ज्यादा विचित्र से होते हैं। ये देख के विक्रम काफी भय में हो जाता है, परंतु वह जानता है कि उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, तो उसके सामने चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उसे उसका अंत करना ही पड़ेगा। विक्रम डरते हुए तो नहीं, परंतु बड़े ही जाबाज तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति से पूछता है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
तो वह व्यक्ति उससे बता देता है कि वो क्या है और क्या चाहता है। अगले दिन वह अपने मालिक के पास आता है और फिर उन्हें सारी बात सत्य बता देता है। तभी हरिशंकर जी बोले, क्या विक्रम, तुम सत्य कह रहे हो? वो भयंकारी राक्षस फिर से आ चुका है। परंतु उस राक्षस का आना भी संभव ही था। जब गांव के लोग असत्य बोलेंगे तो व्यक्ति आएगा ही। सही कह रहे हो। कोई नहीं, तुम चिंता ना करो। मैं कल ही पंडित से मिलके आता हूँ और उसका निजात पाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ही एक जाबाज सिपाही हो जो अपनी जान पे खेल के भी हमारे राज्य की रक्षा करते हो। अगले दिन हरिशंकर जी 4 गांव छोड़ के एक पंडित जी जो काफी बूढ़े थे उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। उन्हें उस राक्षस का सब कुछ मालूम था। तभी हरिशंकर जी पंडित जी से बोले, प्रणाम पंडित जी, मैं नैनी धाम का राजा हरिश्चंद्र हूँ। आप तो जानते ही हैं काया राक्षस के बारे में। काया राक्षस जो सत्य के लिए ही लड़ा, परंतु कुछ मायावी लोगों की वजह से उसे अपनी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। परंतु उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। हमारे गांव में फिर से वह आया है क्योंकि हमारे गांव के लोग फिर से अधर्मी और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ आने का प्रसंग क्या है, और जो काया राक्षस है वो भी तुम्हारे राज्य के व्यक्तियों के कुकर्मों के द्वारा ही जन्मी है। तुम्हारे राज्य के लोग भ्रष्टाचार, कुनीति की ओर बढ़ रहे थे, तो काया को तो आना ही था। परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र में काया की मुक्ति है और वही तुम कर देना। फिर राजा अपने गांव की ओर आता है और फिर अपने सिपाही, अपने जाबाज सैनिक से कहता है कि तुम्हें उस काया के सामने इस मंत्र का जाप करना है और इसी जाप से उसे मुक्ति मिल जाएगी। विक्रम बिना डरे फिर से आधी रात में उस काया के सामने उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। वो मंत्र क्या था? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्णतते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। काया, मैं जानता हूँ कि तेरी मुक्ति सिर्फ इसी मंत्र में है, और मैं इस मंत्र का जाप तब तक करूँगा जब तक तुझे मुक्ति नहीं मिल जाती। और तू चिंता ना कर, इस गांव में अब कोई भी कुनीति अपराध नहीं होगा। इसकी रक्षा करने के लिए मैं हूँ। मैं तुझे जवान देता हूँ। और हाँ, इस मंत्र का जाप करते करते ही मैं तुझसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी तूने ऐसा महसूस किया तो तुझे पता है कि तुझे दोबारा कैसे आना है, तो आ जाइए। फिर विक्रम बार बार उस मंत्र का जाप करने लगता है और धीरे धीरे करके काया की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। जाओ काया जाओ, तुम अब इस जहां से मुक्त हो और तुम चिंता ना करो। अब हमारे राज्य में कभी भी कोई भी कुनीति नहीं पनपेगी और कोई भी अपराध नहीं होगा, और मैं इसकी व्यवस्था अवश्य करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कभी काया इस राज्य में दिखाई ना दे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हाँ, तुम्हें उन लोगों की मृत्यु नहीं करनी चाहिए थी। विक्रम की बात काया का दिल पसीज देती है। काया एक राक्षस तो थी, परंतु एक सत्यवादी राक्षस जो सिर्फ सत्य के लिए ही लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो भी कुछ कुरीतियों की वजह से। लेकिन काया जानती थी कि एक राज्य का विकास सिर्फ इसलिए ही हो सकता है अगर वहाँ पर सत्य का प्रसंग हो, सत्य का वास हो। फिर काया वहाँ से चली जाती है। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु को एक ही कारण था, वो था असत्य पे चलना। मैंने अपने राज्य के हर एक व्यक्ति को एक चीज सिखाई है कि अगर उनका राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की मार्ग पर रहता है तो मेरे राज्य को भी एक सत्य की नीति ही अपनानी चाहिए। और आप जानते हैं कि काया एक राक्षस है जो केवल उन्हीं लोगों का अंत करती है जो अनीति या कुरीति की ओर बढ़ जाते हैं। बिरजू,
सत्यभामा जो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो केवल इसलिए ही हुई है क्योंकि वह ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपना जो माल था वो दूसरे राज्यों में जाके बेचा करते थे। और हमारे लोगों की हमारे यहाँ राज्य के जो गरीब लोग थे, जो असहाय लोग थे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। शायद से सबसे बड़ा मुख्य कारण यही था जो उनकी मृत्यु हुई। पर हाँ, काया अब यहाँ से चली गई है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति दोबारा इस राह पर नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो उसका अंत भी निश्चित ही है। फिर धीरे धीरे करके गांव में सत्य और अहिंसा का पाठ चलने लगा और सब समझ गए कि चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 50 साल ही क्यों ना हो जाए, अगर कभी भी हम असत्य के राह पे चले तो हमारा विनाश होना तय है। चाहे वो काया के उस पे हो, चाहे वो हमारे कर्मों के दम पर हो, पर हमारा विनाश तो होकर ही रहेगा। इस कहानी से आपको एक ही सीख मिलती है कि सत्य का रास्ता कभी ना छोड़ें। कलयुग है, परंतु सत्य पर चलेंगे तो सफलता ही मिलेगी, लेकिन अगर असत्य कर दिया तो सफलता के बाद असफलता भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ जाती है। यही कहानी थी बिरजू की, शर्वरी की और हरिश्चंद्र जी की।